हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों, एज अ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, एज अ सीए स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो अब आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो ऑब्वियसली हमारा मई 23 में होने वाला है। तो हमारे पास 4 से 5 महीने का लगभग टाइम जो है वो बचा हुआ है। ये टाइम अपनी प्रिपरेशन के लिए नॉट ओनली फॉर इकोनॉमिक्स बट बाकी सभी सब्जेक्ट को अगर हम टारगेट करें तो ये एक सफिशिएंट टाइम जो है माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से हमें अपने इकोनॉमिक्स के सिलेबस को प्लान करना है। यहां पर हम अपना सिलेबस जो मई 23 के लिए एप्लीकेबल है उसमें चैप्टर वाइज देखेंगे क्या क्या कंटेंट हमें स्टडी करना होगा। साथ ही हम ये जानेंगे कि अगर हम अपना इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से उस कंटेंट को पूरा करने के लिए, चीजों को आसानी से याद करने के लिए हमें कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन सी टेक्निक जो है वो आजमानी है। तो आइए समझते हैं कि हमारे सीए फाउंडेशन का सिलेबस इकोनॉमिक्स में मई 23 के लिए किस तरीके से एप्लीकेबल है और क्या क्या चीजें हमें उसके अंदर पढ़नी है। तो दोस्तों, जैसा ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर है, पेपर नंबर 4, अगर हम बात करें अपने सिलेबस के हिसाब से तो पेपर नंबर 4 जो है वो इकोनॉमिक्स का है। हमारा 100 मार्क्स का ये अपना पेपर होता है और इसमें हमारे सिलेबस में दो चीजें हमें अपने सिलेबस को कवर करने के लिए पढ़नी है। एक है बिजनेस इकोनॉमिक्स और एक है बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। तो ठीक है, इकोनॉमिक्स का पेपर है बट उसमें दो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज हमें कवर करने हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है दोस्तों वो 60 मार्क्स का है और बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज का जो पोर्शन है वो 40 मार्क्स का है। लेकिन इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बोला 100 मार्क्स का आपका पेपर है। 100 मार्क्स का पेपर है और ऑब्वियसली 100 क्वेश्चन ही आपके आएंगे। क्लियर? 100 क्वेश्चन, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन के हिसाब से आपकी वेटेज है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला कि जब आपका इकोनॉमिक्स का पेपर शुरू होगा तो लिखा होगा कि पार्ट ए बिजनेस इकोनॉमिक्स उसके 60 क्वेश्चंस होंगे। नहीं, उसके बाद पार्ट बी आएगा, उसके 40 क्वेश्चंस जो हैं वो बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज के लिखे होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। 100 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चंस है, एक इररेगुलर सीक्वेंसिंग में होंगे। मतलब 10 क्वेश्चन मान लीजिए पहले इकोनॉमिक्स के सिलेबस से आ गए, तो उसके बाद 3-4 क्वेश्चन बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज के आ गए, फिर 20 क्वेश्चन जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स के आ गए, फिर 10 क्वेश्चन बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज के आ गए। तो पार्ट ए पार्ट बी का डिवीजन नहीं है, पार्ट ए पार्ट बी का ऐसा कोई डिवीजन नहीं है। आपका सीक्वेंसिंग के हिसाब से चैप्टर वाइज कोई सीक्वेंसिंग को छोड़ते हुए दोनों में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, सर इकोनॉमिक्स हमारी अच्छी है, बढ़िया है, तो 60 मार्क्स तो हमारे कंफर्म हो गए, पक्के हो गए। ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं, ऑब्वियसली आपका, मैं तो चाहता हूं कि दोनों के दोनों कंटेंट बहुत अच्छे और कोई दिक्कत ना आए। बट द थिंग इज, जरूरी नहीं है कि 60 मार्क्स का आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है तो एग्जैक्ट 60 मार्क्स का ही आपका इकोनॉमिक्स से कंटेंट आएगा। 60 का 65 भी हो सकता है, 57 58 भी हो सकता है। तो एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे दोनों का बनता है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज वेरी क्लियर। पेपर हमारा 100 नंबर का है, 100 क्वेश्चंस हैं और दो पार्ट हमें इसमें पढ़ने हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। ओके, और इनकी वेटेज 60 मार्क्स और 40 मार्क्स की होने वाली है। इसके अंदर मसाला क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है, बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज क्या होता है, तो हम पहली बार सुन रहे हैं। अगर हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो पहली बार सुन रहे हैं। ओके, और जब हम इसको कोरिलेट करें अपने 11 12th के सिलेबस के साथ, जब हमने इकोनॉमिक्स को पढ़ा तो उस टाइम तो अगर हम देखें तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स ये पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच होती हैं। क्लियर? स्टैटिस्टिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके साथ पढ़ा। अब ये बिजनेस इकोनॉमिक्स नाम की क्या चीज है? क्लियर? आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं जो आपका सिलेबस होने वाला है और इन हेडिंग्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके दोस्तों, पहले मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करूंगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स के सिलेबस में, 60 मार्क्स के सिलेबस में हमें क्या क्या एरियाज कवर करने हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहला चैप्टर जो पहला पार्ट रहेगा आपका वो तो यही रहेगा, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, के बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है। अब देखो समझो, इकोनॉमिक्स वर्ड को आप ऑलरेडी 11 12th में पढ़कर आए हैं इकोनॉमिक्स में। अगर आपने इकोनॉमिक्स 11 12th में नहीं पढ़ा है और आप उसको फर्स्ट टाइम सीए फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमारी क्लासेस में जो कहानी है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होती है। हम बिल्कुल अर्ली पॉइंट से लेके चलते हैं, ये समझ के कि आपने नहीं भी पढ़ा तो भी हम उसको जीरो से स्टार्ट करेंगे। ओके, ताकि कुछ एक्स्ट्रा ही पता चले, कोई चीज छूटे ना। तो सबसे पहले चैप्टर में, सबसे पहले पार्ट में तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल मीनिंग में आपको भी बता देता हूं।
इकोनॉमिक्स हम जानते हैं, इकोनॉमिक्स का मीनिंग हम जानते हैं, उसका हमें थोड़ा आइडिया है, उसकी डेफिनेशन हमें पता है। क्या पता है? सर, इकोनॉमिक्स का सिंपल सा मतलब है कि अपने रिसोर्सेस को, जो भी फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल हैं, उनका बेस्ट पॉसिबल यूज करना। हमारे पास घर चलाने के लिए 10,000 रुपए हैं, बेस्ट पॉसिबल वे में उन 10,000 रुपए को खर्च करना इज इकोनॉमिक्स। एग्जाम में 4 महीने बचे हुए, 4 महीने में हमें अपने सब्जेक्ट्स को टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली प्लान करके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना, ये इकोनॉमिक्स है। एक बहुत बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें कहीं से फंड्स मिलते हैं, वो या कहीं से लोन लेते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। उस लोन का, उस फंड का, उस अमाउंट का बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइजेशन करना। ओके, दैट इज इकोनॉमिक्स। सो जब हम रिसोर्सेस को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसे हम इकोनॉमिक्स करते हैं। दोस्तों के साथ पार्टी करने गए हैं यार, हमारे पास अपना कोई स्पेसिफिक अमाउंट है, बढ़िया तरीके से खर्च करना, पूरी मौज मस्ती काटनी है, वो भी एक इकोनॉमिक्स होता है। तो इकोनॉमिक्स वर्ड के साथ जस्ट क्या करा है आपके सिलेबस में, बिजनेस वर्ड जोड़ दिया, तो अब बिजनेस इकोनॉमिक्स की मीनिंग आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। बिजनेस को चलाने के लिए रिसोर्सेस की, फंड्स की जरूरत पड़ती है। उन फंड्स को, उन रिसोर्सेस को उस बिजनेस के लिए बेस्ट पॉसिबल वे में इस्तेमाल करना इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, और यही आपका सिलेबस है। तो इसमें आप क्या क्या डिसीजंस लेते हो, कैसी आपकी पॉलिसीज तैयार करते हो, स्ट्रेटजीज कैसे तैयार करते हो, मेथडोलॉजीज क्या होती हैं, ये तमाम चीजें आप अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन ही पहला पार्ट रहेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स का। उसके बाद आता है डिमांड सप्लाई, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, सबसे सिंपल टॉपिक। और मैं कह रहा हूं कि अगर आपने 11th-12th में पढ़ा तो ठीक है, नहीं भी पढ़ा तो भी आप इसमें डेफिनेटली टोटल में से टोटल नंबर ना लेने वाले हो, मुझे इतना भरोसा है। ठीक है, मुझे बिल्कुल इतना भरोसा है। हाँ, ये है कि जब हम इस कंटेंट को, डिमांड सप्लाई के कंटेंट को कंपेयर करें 11th-12th के साथ, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट आ गया। 11th-12th वाला तो पढ़ना ही है, 11th-12th वाला तो पढ़ना ही है, बट ये इसके टोटल सिलेबस का अराउंड 30-40% होगा, बाकी चीजें नहीं पढ़नी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कई नए मेथड्स आपको पढ़ने हैं, कई नई ऑब्जर्वेशंस आपको पढ़नी है डिमांड एंड सप्लाई वाले चैप्टर में, तो ये एक अच्छा चैप्टर होने वाला है। ऐसे ही होगा यूटिलिटी एंड आईसी अप्रोच, यूटिलिटी एनालिसिस, कार्डिनल अप्रोच, या आईसी एनालिसिस, ऑर्डिनल अप्रोच। कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने की दो डिफरेंट अप्रोचेस। मैं गया मार्केट, एक अमाउंट लेके, एक पैसे लेके, इसको खर्च करना है, इस तरीके से करना है, मुझे उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। उस सेटिस्फेक्शन को मेजर कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि यार हमने 100 रुपए खर्च करे, 1,000 रुपए खर्च करे, और हमें उस कम्युनिटी से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रिसीव हुआ। हम मार्केट गए गोलगप्पे खाने, हम मार्केट गए चॉकलेट खाने, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाले गोलगप्पे खाने से हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला या ये वाली चॉकलेट खाने से हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला? तो उसके लिए क्या क्या अप्रोचेस हैं, दो मेजर अप्रोचेस, यूटिलिटी एंड आईसी, ये हमें डिस्कस करनी है। ओके, और ये वाला पोर्शन दोस्तों, पहले 3 चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, हम देखो अपनी लाइफ में मोस्टली वी आर कंज्यूमर्स। ओके, इकोनॉमी मेजरली 2 लोगों से चलती है, एक कंज्यूमर से, एक प्रोड्यूसर से। बैंकिंग का, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस रहता है, बट ये 2 मेन लोग हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। एक चीजों को कंज्यूम करने वाले, एक चीजों को बनाने वाले। क्लियर? लेकिन हम मोस्टली, ज्यादातर अगर अपना रोल देखें, मोस्ट ऑफ द टाइम मेजरली वी आर कंज्यूमर्स। कुछ भी कंज्यूम करना, खाना है, कपड़े हैं, पढ़ाई के लिए इक्विपमेंट्स हैं, इन मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर कंज्यूमर, हम कंज्यूमर होते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग वाले टॉपिक है ना, आप इनको अपनी डेली लाइफ से, हम जब कंटेंट अपना कवर करेंगे, सिलेबस अपना कवर करेंगे, तो हम उसमें अपनी डेली लाइफ से बहुत सारे एग्जांपल उठाते हैं, ताकि एक प्रैक्टिकल नॉलेज, एक एक्यूरेट नॉलेज जो है वो आपको मिल सके और आप उसे अपनी लाइफ से रिलेट भी कर पाओ, तो काफी आसानी से, बढ़िया तरीके से चीजें आपको समझ आएंगी। ओके, कंज्यूमर का हिस्सा कवर कर लिया, लेकिन ऑब्वियसली मार्केट, मैंने बोला ना, 2 लोगों से चलेगी, कंज्यूमर से, प्रोड्यूसर से, तो प्रोड्यूसर के बारे में भी पढ़ना है। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आएगा वो है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, एंड वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैं बोलूं कि पूरी बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो हमारा सिलेबस है, पूरे मतलब कि खाली बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है, अगर सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो बड़ा मजा आता है पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी,
वो ये दोनों ही है, मतलब मुझे दोनों में कंफ्यूजन रहती है कि मैं किसको सेलेक्ट करूं, कि कौन सा अच्छा है। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट और ऑब्वियसली आपका मार्केट। प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं। एक प्रोड्यूसर चीजें बना रहा है, चीजें बेच रहा है, बनाने में कौन सा मेथड लगा रहा है, बनाने में उसकी कितनी कॉस्ट आई है, ये सारा क्राइटेरिया हमें इस वाले चैप्टर में पढ़ना है। और 11th 12th वाला जो सिलेबस आपने, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स हो सकता है 11th में पढ़ी, हो सकता है 12th में पढ़ी हो, इट बेस्ड ऑन द बोर्ड आपका जो भी था, सीबीएसई आईसीएसई। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की जब मैं आपसे बात करूंगा, ओके, तो ये भी सेम लाइक 25% ऑफ सिलेबस जो है ना वो आपका 11th 12th वाला है। ठीक है, ऐसा मत समझना यार प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन 11th 12th के वही तो होंगे और क्या होगा इसमें, नहीं। डिटेलिंग में नई नई चीजें, नए नए पैटर्न्स आप पढ़ेंगे। मैं छोटा सा हिंट देता हूं। डिमांड में, कंज्यूमर बिहेवियर में आप इंडिफरेंस कर्व, आईसी कर्व्स पढ़ते हो, ये रहा सिलेबस में, अब पढ़ना है आपको, ठीक है। ये आप पढ़ते हो कंज्यूमर के लिए, किसके लिए, कंज्यूमर के लिए। ठीक ऐसे ही इन सिमिलर मैनर आइसो क्वांट कर्व, आइसो क्वांट कर्व्स आपको एज अ न्यू थिंग, एज अ नई चीज आपको पढ़ने होंगे प्रोड्यूसर के बारे में, समझ गए। आप कंज्यूमर का बिहेवियर, आप कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन, आप कंज्यूमर का वे ऑफ कंजम्पशन इंडिफरेंस कर्व पर बताते हैं, आईसी कर्व में सीखते हैं। एग्जैक्टली उसी मैनर में आइसो क्वांट, द वर्ड इज आइसो क्वांट कर्व, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक नया टॉपिक होगा। कॉस्ट में, लॉन्ग रन में किस तरह से कॉस्ट मैनेजमेंट होती है, ये सब आप पढ़ने वाले हो, तो एक डिटेलिंग में ये वाला चैप्टर है। और उसके बाद ओए होए 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 मार्केट, इसके बारे में क्या कहना। सब वन ऑफ देम, मैंने बोला ना दोनों में लड़ाई रहती है कि यार मैं किसको इंटरेस्टिंग मानूं। झुकाव वैसे ज्यादा कई बार मार्केट की तरफ ही हो जाता है, बट हाँ दोनों इंटरेस्टिंग है, दोनों डिटेलिंग में हम पढ़ेंगे। मार्केट के बारे में, सर मार्केट, मार्केट हम जानते हैं, हाँ सामान खरीदते हैं, ओके, जाते हैं खरीदने, ठीक है, ओके। मार्केट की कितनी फॉर्म्स होती है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, हाँ सर कुछ धूल साफ हो रही है, कुछ तो पढ़ा था अभी कुछ समय पहले, धूल साफ हो रही है। लेकिन लेकिन इसके अंदर इन डेप्थ, इन डिटेल, अगर आप 11 12 से इकोनॉमिक्स पढ़ के आए तो आपने मार्केट्स की डेफिनेशन और उनके फीचर्स बस इसके बारे में पढ़ा होगा। वो सिर्फ 10% है, वो सिर्फ 10% है, ठीक है। पढ़ाया स्टार्टिंग में कि हाँ भाई ये होता है, लेकिन उसके बाद इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशंस, अरे सर ये अकाउंट्स वाला सिलेबस कहां गया, ये तो अकाउंट्स की क्लासेस में पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, अरे यहां भी पढ़ना है, यहां भी पढ़ना है। कब प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है, उसे कैसे समझना है, कब बिजनेस बंद कर देना है, क्या लॉस में भी बिजनेस चलता रहना चाहिए, ये सारी की सारी इवैल्यूएशंस, ये सारी की सारी जजमेंट आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में करना सीखेंगे। एंड दैट्स द मेन कंटेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। दोस्तों स्टार्टिंग में पहला पोर्शन आपका इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद आप कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके सर, ये ठीक है, हेडिंग्स तो फैमिलियर लग रही है, आगे भी हम पढ़ लेंगे, पूरे में पूरा भरोसा है। तो यही सिलेबस है क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स का? हाँ जी यही है। लेकिन दोस्तों दो चीजें और हैं, दो चीजें और हैं जो आपको पढ़नी है। एक है आपका, ये एक तरह से डिफरेंट चैप्टर्स हो गए, उन 5 के अलावा ये 2 हेडिंग्स और पढ़नी है। एक है बिजनेस साइकिल और एक है डिमांड फॉरकास्टिंग। बिजनेस साइकिल एक सेपरेट चैप्टर है और डिमांड फॉरकास्टिंग आपका डिमांड वाले चैप्टर होगा, उसी में अटैच्ड है। पढ़ने के पैटर्न की बारे में बात कर रहा हूं मैं। दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बिजनेस साइकिल तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन ये दोनों चैप्टर आप बाद के लिए रखिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जब अपना सिलेबस आप कवर कर रहे हो उस टाइम पर हम इमीडिएट बेसिस पर बहुत एक क्या नाम है सीरियसनेस के साथ इन पर फोकस नहीं डालेंगे, ओके। जब आप बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस, जो मैंने आपको पहले, इससे पहले वाली स्लाइड में दिखाया, ये वाला जो दिखाया, इसको जब आप कवर कर लेंगे उसके बाद हम इन दोनों टॉपिक पर जाएंगे। द रीजन बिंग सिंपल है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों के दोनों चैप्टर्स बिल्कुल नए हैं, दोनों के दोनों चैप्टर्स थोड़े से थ्योरेटिकल ज्यादा हैं और इसमें टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल लैंग्वेज जो है उसका यूज थोड़ा ज्यादा हुआ है। तो बेटर है कि जो चीज आपको थोड़ा परेशान करने वाली है उससे पहले आप बाकी चीजों को, बाकी कंटेंट को वाइंड अप कर लो, उसमें कॉन्फिडेंट हो जाओ। और कॉन्फिडेंट होने के बाद जब हम थोड़ा सा डिफिकल्ट पैटर्न पे या थोड़ा सा एक हायर पैटर्न पर भी जाते हैं तो हमें इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। दोनों चैप्टर है इंपॉर्टेंट, पढ़ने दोनों है, बट इनको लास्ट स्टेप के लिए रखिएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स में, ओके। द वन इज बिजनेस साइकिल एंड वन इज डिमांड फॉरकास्टिंग, ओके सर। दैट्स द सिलेबस। सर पढ़ें कैसे,
कि पढ़ने मतलब वही अपना किताबें पढ़ ली, नोट्स बना लिए, क्या ऐसे चलना है? देखो, हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का पढ़ने का जो तरीका है, पढ़ने का जो नजरिया है, वो अपनी मेथोडोलॉजी के हिसाब से चलता है, ठीक है? तो मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आपका मेथड पढ़ने का अरे बिल्कुल गलत है, इसको चेंज कर दो, पूरा 180 डिग्री टर्न ले लो, अब पहले आप ऐसे पढ़ते थे अब ऐसे पढ़ो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप अपनी स्टडी, आप अपने पढ़ने का पैटर्न, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, लॉ हो, मैथ्स हो, अकाउंटेंसी हो, जो भी हो, उसमें अपने अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे हर सब्जेक्ट में। मैं सिर्फ आपको यहां पे कुछ एडिशंस बताना चाहता हूं, कुछ चीजें जो आपको ऐड करनी चाहिए अपने पढ़ने के पैटर्न्स में। वो क्या है? वो बिल्कुल सिंपल, ये 3 चीजें, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला है समरी नोट्स। सबसे पहला समरी नोट्स। जब भी आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर को कवर कर रहे हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो लॉ हो, आपका अकाउंट्स और मैथ्स तो हालांकि प्रैक्टिकल हो गए, बट वहां पर भी ये टेक्नोलॉजी, ये टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हो। व्हाट आर द समरी नोट्स? तो समरी नोट्स बनाने होंगे, है समरी नोट्स, है ना? हाँ, बनाने होंगे, लेकिन कौन बनाएगा? मैं क्लास में तो आपको बताऊंगा ही, मैं क्लास में तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन बेटर है कि दोस्तों आप समरी नोट्स अपने हाथों से खुद बनाएं, किसी से, अपने दोस्त से ले लिए, नेट से डाउनलोड कर लिए, ना ना ना, ऐसा मत करिएगा। समरी नोट्स आप हर पर्टिकुलर चैप्टर के खुद बनाएंगे अपनी, मतलब एक कॉपी तो हम बनाते ही हैं, पढ़ते हैं ना प्रैक्टिस के लिए, नोट्स के लिए। उसके अलावा छोटी सी पतली सी एक कॉपी जो है वो बना के रखें, और चैप्टर वाइज जो लाइन इंपॉर्टेंट थी, जो वर्ड इंपॉर्टेंट था, जो राइटर इंपॉर्टेंट था, जो डेफिनेशन मुझे इंपॉर्टेंट लगी, उसको अपने हाथों से खुद लिखेंगे। ब्लू पेन से लिखा, रेड से इंपॉर्टेंट वाले को अंडरलाइन करा, थोड़ा सजा के रखना उस चीज को, ये बहुत जरूरी है। इससे हेल्प क्या मिलती है मैं आपको बता देता हूं। समरी नोट्स बनाओगे, हो सकता है शुरू में बोरिंग लगे, लेकिन जब आप एंड में रिवीजन करने बैठोगे कि मुझे कौन कौन सा एरिया कवर करना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, उस टाइम पर आपको पूरा का पूरा मॉड्यूल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना इस समरी नोट्स पर आओगे और आसानी से उन सारी चीजों को, पॉइंट्स को कवर कर लोगे। ओके, समझ आ गया? तो एक तो समरी नोट्स आपके खुद हैंड रिटन नोट्स आपके बहुत जरूरी हैं समरी बेसिस पर। दूसरा, चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज करने हैं। व्हाट इज दैट मीन? जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप सिलेबस कवर कर रहे हो, आपने एक चैप्टर कवर कर लिया, ठीक है? फॉर एग्जांपल जैसे पहले वाला था बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो आपने कवर कर लिया, ठीक है? चैप्टर खत्म होते ही उसके 50-60 एमसीक्यूज आप करेंगे, ठीक है? पहला चैप्टर ज्यादा लेंदी नहीं है, तो 50-60 एमसीक्यूज इज गुड एनफ, ठीक है? फिर उसके बाद आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या यूटिलिटी अप्रोच करा, उसके 100-150 एमसीक्यूज करेंगे, वो थोड़ा लेंदी हो गया, उसमें कंसेप्ट थोड़े ज्यादा है। कहने का मतलब चैप्टर खत्म, एमसीक्यूज करने बैठो। भाई पैटर्न इकोनॉमिक्स का आपका एमसीक्यू बेस्ड है, तो उसी की प्रैक्टिस हम करेंगे ना। चैप्टर आपने कंप्लीट करा, एमसीक्यूज करने बैठे, एमसीक्यूज करे, आंसर चेक करे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो एमसीक्यू आपका गलत हुआ है, इमीडिएट बेसिस पर, उसी टाइम पर आप चेक करेंगे कि ये मेरा एमसीक्यू गलत क्यों हुआ। अगर मेरा इसमें कॉन्सेप्ट गलत था, तो मुझे इस एमसीक्यू को अपने समरी नोट में नोट डाउन करना है कि ये मेरी प्रॉब्लम थी, यहां मैं फंसा था, आगे नहीं फंसना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इनको कोरिलेट करके करना बहुत जरूरी है। गॉट इट? तो समरी नोट्स हो गए, पर चैप्टर वाइज एमसीक्यू। वीकली रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्ली स्टेज में तो जब आप सिलेबस कवर कर रहे हो, तो 15 डेज पर भी अगर रिवीजन करोगे तो चलेगा, लेकिन जब सिलेबस काफी बढ़ जाएगा, सिलेबस काफी कवर कर चुके होगे, वीकली रिवीजन। और वीकली रिवीजन कहां से करोगे? समरी नोट से करोगे, है ना? कंटेंट आप साथ साथ तैयार करके चल रहे हो, राइट? और ऑब्वियसली जब कंटेंट थोड़ा ज्यादा हो जाए, लगभग 50-60 एमसीक्यूज तो साथ साथ प्रैक्टिस कर ही रहे हो ना आप, लेकिन जब 50-60% आपका सिलेबस कवर हो जाए, तो इसमें रिवीजन में अपने एमटीपीस भी ऐड कर देना, मॉक टेस्ट पेपर भी साथ साथ ऐड करते रहना, ठीक है? वो मैं आपको ऑब्वियसली साथ साथ प्रोवाइड भी कराऊंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये चीज आप दोस्तों अपने कंटेंट में जरूर ऐड करें रिवीजन करते टाइम। सो दैट्स द थिंग फॉर द बिजनेस इकोनॉमिक्स। अच्छा सर, 60 मार्क्स का आपने समझा दिया। आओ दोस्तों, चलो 40 मार्क्स की तरफ चलें। 40 मार्क्स की तरफ चलते हैं, बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज की तरफ चलते हैं। सर है क्या, जरा एक बार थोड़ा सा ये बताओ। देखो, जब कई बार होता ना कि 4 दोस्त आपस में बैठे बातें करने लग गए, अरे यार वो रिलायंस इंडस्ट्री ऐसे, उसका इनका इतना प्रॉफिट हो गया, अरे उन्होंने अपना नया क्या नाम है सीईओ चुन लिया, अरे उस फलाना कंपनी में फ्रॉड कर दिया यार, वो पैसे लेके भाग गया,
अरे उन्होंने ये वाला रूल नहीं माना, इस वो विजय माल्या पैसे लेके भाग गया, क्यों भाग गया? उसने कुछ हवाला का केस था, मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, राइट? तो ये बातें होती है ना कई बार दोस्तों के बीच में, और ऐसी बातें हो तो मजा आता है। बातें तो तुम बहुत तरह की करते होगे, बट ऐसी भी तो कभी कभी होती होंगी ना, इंटरेस्ट आता होगा। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, जब आप ऐसे पॉइंट्स पर बहस करते हो, तुम अपनी बातों से रिलायंस कंपनी को बता रहे हो कि क्या करना चाहिए, तुम इंडियन गवर्नमेंट को कह रहे हो कि भाई ये पॉलिसी चेंज होनी है, मुझे ऐसा लगता है, काइंड ऑफ इसी चीज को कहा जाता है बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। भाई कॉमर्स के स्टूडेंट हो यार, आगे चल के तुम्हें बड़ी बड़ी कंपनीज का सीएफओ बनना है, सीईओ बनना है, फाइनेंस मैनेजर बनना है, धीरे 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 डायरेक्टर वीपी तक आप जाओगे, है ना? तो कॉमर्स की दुनिया से जुड़े रहोगे। उस कॉमर्स की दुनिया की नॉलेज, उस कॉमर्स की दुनिया की नॉलेज, बिजनेस कैसे चलते हैं उनकी नॉलेज आपको होनी जरूरी है। कौन कौन से एरियाज हमें कवर करने चाहिए। अगर मान लीजिए कल को आप, भाई सीए हमारा कंप्लीट हो गया, तो सीए में दोस्तों बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, अकाउंट सेक्शन में जा सकते हैं, ऑडिट सेक्शन में जाते हैं, टैक्सेशन टैक्स स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं, अलग अलग फील्ड, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हैं। अब भैया अकाउंट्स में अगर मान लो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग के मेजर रूल्स के बारे में मालूम होना चाहिए। आप ऑडिट डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो आपको ऑडिट के स्टैंडर्ड्स, ऑडिट के रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। टैक्स स्पेशलाइजेशन के बारे में अगर आप बात कर रहे हो, टैक्स में मुलाकात होगी आपसे इंटर में बहुत जल्दी, तो वहां पर आपको टैक्स लॉज अच्छे तरीके से मालूम होने चाहिए, है ना? तो ये कैसे मिलेगा? जब आपको अपनी दुनिया की नॉलेज होगी, जब आपको पता होगा आपको किन किन क्राइटेरियाज का ध्यान रखना है। ओके, तो दैट इज बिजनेस। बिजनेस कॉमर्शियल, हमारा कॉमर्शियल वर्ल्ड, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए 40 मार्क्स के लिए, आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, आपकी स्किल को हॉर्न करने के लिए ये कंटेंट आपके सिलेबस का पार्ट है। तो सबसे पहले तो वो इंट्रोडक्शन टू बीसीके है क्या, जो मैंने अभी आपको बताया लगभग वैसा ही है, बट हाँ इसके अंदर थोड़ा और डिटेलिंग में आपको एक्सप्लेन करा गया है। ठीक है, ये पढ़ेंगे। दूसरा है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। बिजनेस स्टडीज में भी ये इसी सेम हेडिंग से आपका चैप्टर आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, अगर बिजनेस स्टडीज आपके पास थी, वहीं से ये उठकर आया है, लेकिन वास्ट मैनर में आया है। मैं बोल रहा था ना आपको एक्सपर्ट बनना है बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज का। मान लीजिए आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, टैक्स स्पेशलाइजेशन में, टैक्स डिपार्टमेंट में कंपनी के काम करते हैं, हेड है आप वहां के, बनेंगे डेफिनेटली, सीए सीले तो करना, डेफिनेटली बनेंगे। बजट आने वाला है, दिसंबर का महीना चल रहा है, जनवरी का महीना चल रहा है, अरे फरवरी में गवर्नमेंट जो है वो बजट ला रही है। उस बजट में टैक्स को लेकर कुछ चेंजेस होने की पूरी आशंका है। हमें मालूम है टैक्स के रेट बढ़ने के आसार हैं, जीएसटी रेट में चेंज के आसार हैं। तो आप बिजनेस एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल नहीं बोलेंगे, इकोनॉमिक, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझ रहे हो, भांप रहे हो, और उस चीज को ध्यान में रखते हुए कि टैक्स रेट बढ़ सकते हैं, जीएसटी रेट बढ़ सकता है, आप अभी से अपनी कंपनी के लिए पॉलिसीज बना रहे हो। बिजनेस एनवायरनमेंट तो कौन कौन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स ही नहीं है खाली, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, फिर आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट किस तरह से सपोर्ट करती है एक इकोनॉमी को चलाने के लिए। क्लियर, ये हमारा थर्ड चैप्टर, हालांकि ये चैप्टर नंबर 4 है हमारे सिलेबस में, मैंने इसको पहले लिख दिया थर्ड नंबर पे। क्यों लिखा मैं बता देता हूं। ये जो पहले 3 चैप्टर है, इंट्रोडक्शन, बीसीके, बिजनेस एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरीज है, पैटर्न्स, मेथोडोलॉजी, स्कोप, ये सब चीजें पढ़ेंगे। एक चैप्टर है आपका ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल इसके 2 पार्ट हैं, एक तो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंट्री में चलने वाली तमाम प्राइवेट कंपनीज, ठीक है, और प्लस इसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं, जैसे आरबीआई है ना, आरबीआई गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सेबी जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है, जैसे आपने सुना होगा नबार्ड, एग्रीकल्चरल एरियाज को कवर करने के लिए नबार्ड गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये वाला चैप्टर जीके बेस्ड हो गया, अलग अलग भांति भांति प्रकार की कंपनीज हैं, उनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, उनका मिशन क्या है, एचडीएफसी बैंक कितना बड़ा बैंक है, एसबीआई कितना बड़ा बैंक है, टाटा मोटर्स क्या करता है, इसमें कई सारी कंपनीज हैं, जीके बेस्ड होंगी, वो आप इसके बारे में पढ़ोगे। एंड द लास्ट चैप्टर, अगेन अ थ्योरेटिकल चैप्टर, इज टर्मिनोलॉजी।
बिजनेस बिजनेस अलग अलग टर्म्स के बारे में, स्टॉक्स क्या होते हैं, राइट? ये सर स्टॉक मार्केट क्या होता है, सर ब्रोकरेज क्या होता है, सर मार्केटिंग में एजेंट क्या होता है, सर मार्केट में जो मेथडोलॉजीज हैं वो क्या होती हैं, प्रमोशन क्या होता है, वर्ड मीनिंग, डिक्शनरी, ये आपके सिलेबस की डिक्शनरी है। तो इसमें बहुत सारे आपके जो टर्म्स होते हैं बिजनेस में उनके बारे में आप पढ़ोगे। क्लियर? ये एक तरह से वर्ड मीनिंग वाला चैप्टर हो गया। क्लियर? सो व्हाट आई एम सेइंग कि ये वाला सिलेबस आपका, जैसे मैंने बोला, थ्योरेटिकल हो गया और ये वाला जीके बेस्ड हो गया। पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है, कैसे इसको हम आसानी से कवर करेंगे? सर वो तो आप बता चुके हो ना, वही 3 स्टेप होंगे, समरी, नोट्स पर चैप्टर, एमसीक्यूज, वीकली रिवीजन। बहुत अच्छे, एग्जैक्टली वही पैटर्न आपको यहां पे फॉलो करना है। बस 2 काम कर लीजिएगा, 2 काम कर लीजिएगा। एक तो अपनी लाइफ में देखो, सिलेबस से तो पढ़ ही ना है, बुक से तो आपको पढ़ना ही है, मेरी बुक से भी, मॉड्यूल की बुक से भी, जो भी है कंटेंट दिया वहां से तो पढ़ना ही है। अपनी लाइफ में प्लीज एक न्यूज़पेपर ऐड करिए, और वो न्यूज़पेपर अगर एक 80 है, इकोनॉमिक टाइम्स है, तो बहुत अच्छी बात है। इकोनॉमिक्स टाइम जो हमारा न्यूज़पेपर है, हालांकि थोड़ा सा महंगा होता है, ठीक है। तो लाइक अगर हम बात करें जहाँ पे नॉर्मल न्यूज़पेपर महीने का खर्चा जिसका मतलब आएगा 150-200 रुपए, तो इसका उससे थोड़ा ज़्यादा आता है, महंगा होता है। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली बेसिस पे इकोनॉमिक टाइम्स लगाना है। दोस्त के घर गए, किसी से उसका इकोनॉमिक्स टाइम मांग कर लेकर आ गए, या खाली संडे को खरीद लिया अपने किसी न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर से, 10 दिन में एक बार खरीद लिया, एक बार खरीद लिया, पढ़ो उसको, उसको पढ़ो, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी, सीखोगे। आपको अपडेट का मतलब यहां पर ये नहीं है कि भाई तुम्हारे कहने से इकोनॉमी चल रही है और तुम्हें बिल्कुल अप टू डेट रहना है, कल को संसद में जाके आपको स्पीच देनी पड़ सकती है, नहीं। लाओ, पढ़ो, कई सारी चीजें पता चलेगी, आप समझ पाएंगे कि ये चीज बहुत अच्छी है। ईटी को अपनी लाइफ में जरूर ऐड करिएगा। और अगर नहीं ये करना चाहते सर क्या न्यूज़पेपर खरीदने पड़े, ओके, टेलीग्राम पे ना, टेलीग्राम पे अगर आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम ऑब्वियसली ऐप के बारे में आपको पता होगा, तो उसमें फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ये भी एक अच्छा न्यूज़पेपर है, और या फिर ये सेम इकोनॉमिक टाइम्स, अगर आप टाइप करोगे तो बहुत सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे न्यूज़पेपर्स के, जहां पर डेली बेसिस पर इंफॉर्मेशन अपलोड होती है। तो रादर देन के न्यूज़पेपर में नहीं जाना चाहते तो टेलीग्राम को अपनी जिंदगी में जोड़िए, नॉलेज के लिए, और बाकी चीजों के लिए नहीं जोड़ना, ठीक है, नॉलेज के लिए। एंड प्लस प्लस जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये 2 चैप्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन और टर्मिनोलॉजीज, ये 2 चीजें हैं, ये जीके बेस्ड है। इनको हम पढ़ने बैठे और एक बारी में खत्म करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कैसे होंगे ये दोनों चैप्टर्स कवर, कैसे होंगे मैं बता देता हूं। बिजनेस इकोनॉमिक्स कर रहे हो, अभी पहले चैप्टर पे हो, अभी किस पे हो, फर्स्ट चैप्टर पे हो, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, सर इकोनॉमिक्स भी कर, कुछ एमसीक्यूज भी कर लिए, सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। कुछ नहीं, ऐसे ही मन करा आज रात को, आज पंड सोने से पहले बस ऐसे ये वाला चैप्टर खोल लिया और हमने टाटा मोटर्स के बारे में पढ़ लिया, बिल्कुल ब्ला ब्ला, यहाँ कंपनी है, ये संभाल रहे हैं, ये चला रहे हैं, ये इनका मिशन है, इतने लोग काम करते हैं, ये कंपनी उठाई पढ़ ली। 2-3 दिन बाद मन करा रिलायंस के बारे में पढ़ लिया। 2-3 दिन बाद करा हमने टर्मिनोलॉजी में, बिजनेस टर्मिनोलॉजी के बारे में 4-5 वर्ड्स पढ़ लिए, दैट्स इट। इसको इस तरीके से कवर करना है, ये दोनों चैप्टर बिल्कुल आपके हाथ में, ठीक है। तो इसको ऐसा नहीं कि आज हम पढ़ने बैठेंगे, आज सारा खत्म करेंगे, आज ही रट लेंगे ना, ये रटने वाला मसाला ही नहीं है। धीरे धीरे पढ़ना है, 4-4-5 दोस्त से बहस करने लग गए, अच्छा तू बता बीटा क्या होता है, बीटा सर ये क्या हो गया ये टर्म होती है आपके स्टॉक मार्केट की, क्लियर, इसके बीटा बता क्या होता है, चल आपस में डिस्कस करने बैठ गए। अच्छा बता ब्रोकरेज क्या होता है, अच्छा बता बॉन्ड क्या होता है ना, बॉन्ड अपना जेम्स बॉन्ड वाले भैया नहीं, अपना बॉन्ड, पता चलेगा, सब पता चलेगा। ऐसे डिस्कशन आपको अपनी लाइफ में करने पड़ेंगे, तब ये चैप्टर्स आपके, ये समझ लो ये पढ़ने नहीं है, ये बस डिस्कस करने हैं, और रेगुलर बेसिस पे 5 से 10 मिनट भी अगर आप इसको देते हो तो बात बन जाती है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा कंटेंट है, ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है जो हमें सीए फाउंडेशन के लिए मई अटेम्प्ट के लिए पढ़ना है। ऑब्वियसली अभी तक के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से नवंबर के लिए भी अभी एप्लीकेबल है, बट वटेवर जो भी अटेम्प्ट आप दे रहे हैं, आई विश कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी, बहुत सिंपल मैनर में, एक इफेक्टिव मैनर में होने वाली है। एंड उसमें कोई भी क्वेरी, अभी आज की जो हमने कंटेंट देखा, कोई भी क्वेरी अगर आपने आपके माइंड में आई है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालें। क्लियर? क्लासेस के लिए ऑब्वियसली आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं आपकी सारी की सारी जितने भी सब्जेक्ट्स की हैं, और यस किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम, एकेडमिक टीम से भी कोरिलेट कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? सो विश यू ऑल द बेस्ट।
फर्दर चैनल पर हमारे चैप्टर वाइज रिवीजन कंटेंट, समरी कंटेंट, फुल फ्लेज कंटेंट, हर तरह का कंटेंट आपका चैनल पर आता रहेगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होने पर आपको इंफॉर्मेशन मिले। ओके दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज टेक केयर एंड हैप्पी स्टडीज। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा। उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।